हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट सेशन। बहुत लोगों के डाउट आ रहा था हाउ टू कवर सिलेबस ऑफ मेंस। इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आधा टाइम हो चुका है, आधा टाइम बचा हुआ है, तो सिलेबस का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। लोग अलग अलग मेंटल स्टेट मनोस्थिति में हैं, तो मुझे लगता है यह वाला टॉपिक को एड्रेस करना इट्स सुपर इंपॉर्टेंट इस टाइम पे। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू कवर सिलेबस ऑफ मेंस। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक्स है जो आपको समझना चाहिए। ये बेसिक्स एक्चुअली एक गाइडलाइन है, एक फ्रेमवर्क है, एक लिमिटेशंस है ह्यूमन माइंड की और टाइम की। तो ये जो चीज़ें हैं कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली इन दिनों करना। तो ये जो चीज़ है इसको आप समझते हैं सबसे पहले कि कौन सी चीज़ें हैं। पहला जो ये है कि यू कैन नॉट कवर द सिलेबस एट वंस। कई लोगों को लगता है कि आज सुबह सर में उठा तो मैंने कफन बांध लिया कि आज मैं लैंग्वेज पूरा कवर कर लूँगा, पूरा हिंदी कवर करूँगा, छत्तीसगढ़ी कवर करूँगा, इंग्लिश कवर करूँगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट एसेज है ना सर, मैं रट भी लूँगा पॉपुलर पब्लिकेशन की बुक से। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हिंदी को आप खुद पढ़ोगे 2 घंटे 3 घंटे, तो उसके बाद आप इतने सैचुरेट हो जाओगे कि आप कुछ और नहीं कर सकते हो। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड की एक लिमिटेशन है, आपके मेहनत की लिमिटेशन है, और आपके ग्रैस्पिंग पावर की लिमिटेशन है। तो यू कैन नॉट कवर द सिलेबस एट वंस। पहली बात यह है। दूसरी, थिंग्स विल नॉट गो एज प्लान्ड। कई लोगों को लगता है कि ये एकदम यूनिटरी मेथड चल रहा है। जैसे मान लो कि 10 रुपये में 2 पेन मिलते हैं, तो 20 रुपये में 4 पेन मिलेंगे और 30 रुपये में 6 पेन हो जाएंगे। ऐसा काम नहीं करता है CGPS में कि आपने बोल दिया कि यार आज मैं हिंदी के 3 टॉपिक पढ़ूंगा, कल 3 टॉपिक पढ़ूंगा, परसों 3 टॉपिक पढ़ूंगा, हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर आप बोलने लगे कि यार 3 दिन है, आज एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मिडीवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, 3 दिन में मेरा इंडियन हिस्ट्री हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो थिंग्स विल नॉट गो एज प्लान, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री हो सकता है कि आप एक दिन में पढ़ लें, मिडीवल हो सकता है आप एक दिन में पढ़ लें, लेकिन मॉडर्न इतना बड़ा सिलेबस है कि आप उसको एक दिन में नहीं पढ़ सकते, स्पेशली इफ इट इज़ योर फर्स्ट रीडिंग। तो थिंग्स विल नॉट गो एज प्लान एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। आपको एकदम रिजिड नहीं होना है कि यार मैंने डिसाइड करके रखा था कि 15 दिन में 20 दिन में पूरा पेपर 7 ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब ये हो नहीं रहा है, तो क्या करूँ मैं, पक्का मैं फेल हो जाऊंगा इस पर्टिकुलर मेंस एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, और आने वाली कई जनरेशन के साथ होगा कि थिंग्स विल नॉट गो एज प्लान्ड। तो इस बात को समझिए। तीसरी चीज़, यू विल फील यू वोंट बी एबल टू फिनिश सिलेबस। अब देखो आप चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे हो, तो ये वाला जो थॉट है आपको हमेशा यही आता रहेगा कि भाई मेरे से सिलेबस कवर नहीं होगा। सिलेबस कवर होगा, हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से कवर होगा, और मेंटल कंपोजर कैसे आपको बना के रखना है ये भी इस पर बात करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ऐसा फील करना कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कंप्लीशन विल ऑलवेज बी द हार्डेस्ट। लोग अक्सर इसमें पैनिक कर जाते हैं कि सर मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो 12 दिन हो गए और मेरे पास टाइम ही कम है। अगर 12 दिन हर चीज़ में लगेगा तो फिर कैसे होगा। देखिए, फर्स्ट कंप्लीशन इज़ मेंट टू बी हार्ड, इट इज़ मेंट टू बी द हार्डेस्ट। एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो ऐसा होता है कि आपके कनेक्शंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एस्टिमेट करने लगते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम लगेगा, कौन से पेजेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से पास्ट ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देन रिपीटेड रिवीजन में वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन पहले ही कंप्लीशन में आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ सही हो जाए, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मेरे केस में 14 फरवरी को प्रीलिम्स था, 15 मार्च को मेरा मेंस था। तो जो 1 महीने का जो गैप था, इसमें अगर मैं ये सब सोचता कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगा सिलेबस को, मेरा रिवीजन कैसे होगा, क्योंकि क्या होता है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स वाले मोड में आने में एटलीस्ट आपको 2 महीने तो डेडिकेटेडली चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से चैलेंजिंग हो गया अभी का प्रीलिम्स। तो मैंने अपना जो पर्टिकुलर मेंस है वो नवंबर में मैं छोड़ चुका हूँ। दिसंबर जनवरी में पूरा प्रीलिम्स पढ़ा हूँ, फरवरी 3 महीने मैंने प्रीलिम्स पढ़ा है। उसके बाद मेंस के मोड में आने में ही आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। लेकिन जब मेरे पास 30 दिन है तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं जिससे मैं गुजरा हूँ, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँगा कि इनको कैसे टैकल करना है। तो फर्स्ट कंप्लीशन विल ऑलवेज बी द हार्डेस्ट, ये मान के चलिए। इसके बाद सब कुछ ईजी है। फर्स्ट कंप्लीशन ऐसा हिमालयन टास्क है कि इसके बाद आप कोई भी पहाड़ देखेंगे ना दुनिया में, वो आपको छोटा ही लगेगा। तो पहला कंप्लीशन हार्डेस्ट होता है, पेशेंस बना के रखना है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉर्मल टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड एंशियस। देखो सीधी सी बात है, जब मेरे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा है, सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, मुझे अंदर से लग रहा है अभी सिलेबस कवर नहीं होगा,
तो मैं फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस होऊंगा। बहुत नॉर्मल है फील करना। CGPSC का सिलेबस आप अगर PDF निकालेंगे ऑफिशियल वाला, तो उसमें ब्लैंक स्पेस रहते हैं नीचे और साइड में, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा। वो ब्लैंक स्पेस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें ऐसा अनरिटन सिलेबस होता है कि आपको एंशियस और फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। नर्वस होना किसी भी एग्जामिनेशन का अनरिटन सिलेबस होता है। इसको आपको प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो वे अराउंड। अगर आपको फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दैट्स अ रेड फ्लैग। तो बिल्कुल नॉर्मल है फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस फील करना। और बिल्कुल भी ये नहीं मानना है कि भाई मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, सामने वाले को देखो कितना खुश है, आता है लाइब्रेरी पढ़ता है, हंसता है बसता है, जाके मॉक टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेरा तो नहीं होने वाला है। आपको नहीं पता है उस इंडिविजुअल जो है, जो आपको लग रहा है कि बहुत खुश है, कि वो अंदर अंदर कितने प्रेशर में है। फैमिली प्रेशर हो सकती है, इकोनॉमिक प्रेशर हो सकता है, उसके रिलेशनशिप का प्रेशर हो सकता है, उसके करियर या एज का प्रेशर हो सकता है कि ही इज़ टर्निंग 30 साल का हो गया है, शादी भी नहीं कर पा रहा है, जॉब लगी नहीं है, फैमिली से पैसे मांगने अच्छा नहीं लगता है। तो यू नेवर नो कि उस साइड क्या है। वो कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो यू डोंट नो व्हाट सामने वाले इज गोइंग थ्रू। एंड ट्रस्ट मी कि सब में एक चीज़ कॉमन है कि हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, हर कोई एंशियस है, किसी को कुछ नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील दिस वे। अब ये सब आपने फील कर लिया तो आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ना IIT निकला ना नीट निकला, मैं तो ऐसे प्राइवेट कॉलेज में, छोटे से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने डिग्री कर ली है, मैं लाइफ टाइम एक लूज़र रहा हूँ। अब क्या है कि ये जितने भी लोग होते हैं जो निकालते हैं एग्जामिनेशन, वो तो बहुत ही सुपर टैलेंटेड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप चैम्पियन हैं, आपको जस्ट पता नहीं है कि आप अपनी स्टोरी में कहाँ पे हैं। वो होता है ना, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर देखेंगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 में बहुत ही शाई सा कैरेक्टर होता है, वीक सा कैरेक्टर होता है, और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में वो एकदम से हीरो हो जाता है, एकदम से जन जो भावना होती है उसको कैप्चर कर लेता है। तो मान के चलो कि अभी आप पार्ट 1 के नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, विदाउट ऑल द रेफरेंस टू ऑल द अदर थिंग्स। लेकिन आपका पार्ट 2 है एंड आपको जस्ट पता नहीं है। अभी आप देखो आप किस टाइप से ट्रांसफॉर्म करोगे। जस्ट कीप बिलीव इन योर सेल्फ, और बिल्कुल भी इन्फीरियर फील करने का ज़रूरत नहीं है। गिव अप टेंडेंसी आती है कि भाई CGPSC में छोड़ दूंगा, यहाँ पे तो सब कुछ बिका हुआ है, पता नहीं आए वाले लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा तो कभी होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मेरे सब सिलेबस भी नहीं संभल रहा है और मेरी एज भी हो रही है, तो मुझे एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट देना है। देखो यार, सीधी सी बात है, एक बार आप CGPSC में अंदर घुस गए हो ना, तो कोई और भी जॉब आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं दे सकता जितना CGPSC देगा। तो गिव अप नहीं करना है। लास्ट, लॉस ऑफ सेल्फ बिलीफ कॉमन होता है। मेरे में भी ऐसे कई टाइम आया है जब मैंने खुद को सेल्फ डाउट किया है। तो जब मैं सेल्फ डाउट कर सकता हूँ खुद को, तो आपके लिए तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि आप भी खुद को सेल्फ डाउट करेंगे ही। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, जो जितना भी होशियार हो, जितना भी प्रिपेयर्ड हो, जिसकी जितनी भी अच्छी आंसर राइटिंग हो, उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो, लेकिन उसको भी ये चीज़ फील होती है। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील दिस वे। आप मान के चलिए, जो भी इमोशन आप फील कर रहे हैं सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहे हैं। इस प्रोसेस में, इस नाव में जितने लोग सवार रहे हैं, सब डगमग डगमग डोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप जो भी फील कर रहे हैं बहुत नॉर्मल है। उसको साइड में रखते हुए अपना जो डेली टारगेट है, शेड्यूल है, उसको अचीव करना है। ये बात हो गई जो मेंटल फ्रेमवर्क की थी, जो आप लोग, कई लोग गुजर रहे होगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये मैंने पहले बता के साइड कर दिया है। अब आते हैं हम लोग प्लानिंग में कि ओवरऑल क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपको लॉटरी पेपर पता होने चाहिए। CGPSC के पास्ट ईयर में ऐसे ऐसे कुछ लॉटरी पेपर्स हैं जिसमें अगर आपने स्कोर कर लिया है बहुत अच्छा, तो आपको बीट करना बाकी पेपर्स में इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस इंटरव्यू में कुछ चमत्कार ना हो जाए। तो ये लॉटरी पेपर, इट्स एन ओपन सीक्रेट, 2 हैं। पेपर 1 लैंग्वेज, पेपर 2 एस्से। तो लैंग्वेज को आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, इसकी प्लानिंग आपको ऐसे करनी है कि आपको डेली 1 से सवा घंटा लैंग्वेज में देना है। आधा घंटा हिंदी को दे दो, 15 से 20 मिनट आप दे दो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को, और 20 मिनट इंग्लिश को दे दो। अगर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आप इस टाइम को रीअरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप 25 मिनट हिंदी को दे दिए, 20 मिनट छत्तीसगढ़ी को दे दिए, और लगभग 45 मिनट आपने दे दिया इंग्लिश लैंग्वेज को, अगर आप हिंदी मीडियम से और थोड़ा कमज़ोर हैं इंग्लिश में। तो इस टाइप से आपको डेली करना है। लैंग्वेज इज़ नॉट समथिंग दैट विल हैपन इन अ डे, अ वीक और मंथ। ये आपको कंटिन्यूसली 60 70 80 दिन तक करना है, तब जाके आपको ग्रिप आएगी लैंग्वेज की।
ठीक है, लैंग्वेज में बहुत हेल्दी स्कोर उठ रहा है। फॉर एग्जांपल 2019 में उतना नहीं उठा था, हालांकि मैंने सब कुछ बना के आया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 148 150 155 तक आ जाएंगे, बट उतने नहीं आए, 134 135 आए। और सबके जो जनरल रेंज थी उतनी ही थी, 130 35 के आसपास उस बैच में। लेकिन वही 2020 में पलट गया, 160 167 तक गए लैंग्वेज में। तो ऐसा है कि आपको कभी भी लाइक गिव अप नहीं करना है, और लैंग्वेज को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी वो डिजर्व कर सकता है, क्योंकि लैंग्वेज इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि वो ज़मीन आसमान का फ़र्क क्रिएट कर सकता है। तो आपको लैंग्वेज की प्लानिंग कैसे करनी है, डेली बेसिस में काम करेंगे, 1.25 से 1.5 घंटा हम लोग रोज़ लैंग्वेज को देंगे। दूसरा ऐसे, ये बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, कईयों को लगता है कि मेरी आंसर राइटिंग तो बहुत अच्छी है, मैं तरह तरह के कविता से स्टार्ट करता हूँ, श्लोक से स्टार्ट करता हूँ, महाभारत के चौपाई से स्टार्ट कर देता हूँ, रामायण के चौपाई से स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरा तो कोई आर्ट ही नहीं है ऐसे में। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे राइटिंग इज़ एन आर्ट, इट्स अ स्किल दैट कैन बी एक्वायर्ड, और आपका कोई भी अपर हैंड नहीं है इसमें। ऐसे के जितने भी प्रोबेबल टॉपिक्स हैं वो आपको छाटने हैं। हर हफ्ते ऐसे की प्लानिंग ऐसे चलेगी कि हर हफ्ते इंग्लिश के ऐसे लिखने हैं, एक हिंदी का ऐसे लिखना है। ऐसे का प्लानिंग ऐसा होगा कि मंडे को मैं गूगल सर्च करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं हाईलाइट कर लूँगा उस वेब पेज में। क्रोम में ऐसे कई एक्सटेंशन आते हैं जिससे हाईलाइट हो जाता है पर्टिकुलर वेब पेज में। तो एक हाईलाइटर, एक marker.to करके एक एक्सटेंशन है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे, वो आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे अपने क्रोम में लैपटॉप में, तो उसके बाद आपको जितने भी वेब पेजेस उसमें हाईलाइट करते बनता है। तो डे 1 में मैं क्या करूँगा, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक है, ऐसे का टॉपिक फॉर मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड के कारण न्यूज़ में चल रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया ये पर्टिकुलर टॉपिक है। तो मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप ये है कि मंडे को मैं जितने भी वेबसाइट्स है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल किया यूनिफॉर्म सिविल कोड यूपीएससी, 3-4 वेबसाइट खुल गया, एक दृष्टि का खुल गया, एक इनसाइट खुल गई, एक आईएएस बाबा खुल गया, एक आईएएस पार्लियामेंट खुल गया, ओनली आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, बाईजूस, अन अकेडमी, यूट्यूब, स्टडी IQ, ये जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं इनमें आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं और चीज़ें नोट कर ली, ठीक है। डे 2 किस में जाएगा, डे 2 जाएगा इसको रीऑर्गेनाइज करने में, कि कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए, कौन सा पॉइंट बाद में आना चाहिए, एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कोई कोर्ट होगा, ठीक है, कोई रिसेंट जजमेंट्स होगी जो इंट्रो का पार्ट करेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, क्यों लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों नहीं लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। उसका लास्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक न्यूट्रल सा पर्टिकुलर कंक्लूजन मैं डाल दूंगा। तो पहले दिन हमने क्या किया, कंटेंट निकाला, दूसरे दिन हमने क्या किया, हमने उसको रीऑर्गेनाइज किया, तीसरे दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको हल्का हल्का रटना है चीज़ों को कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, पहले इंट्रो ऐसा करूँगा, फिर अपॉर्चुनिटीज ऐसे बताऊँगा, फिर चैलेंजेस ऐसे बताऊँगा और कंक्लूजन इस टाइप करूँगा, ठीक है। बस 3 दिन हो गए, चौथे दिन गैप लो, 5वें दिन लिख दो ऐसे 69-70 लाइन्स में ऐसे लिख दो, एक दिन और रिव्यू करो 7वें दिन, और उसके बाद आपको लगता है कि इसको फिर छोड़ दो, ठीक है, एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, फिर वापस आओ, देखो कि क्या क्या एडिशन हो सकता है, क्या क्या डिलीशन हो सकता है। अगर आपने किसी अपने दोस्त के साथ डिस्कस करा है तो वाला पॉइंट इंक्लूड कर दो। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आर्टिकल 44 आ जाता है, आर्टिकल 25 से 28 आ जाता है, आर्टिकल 14 आ जाता है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद DPS पे आ जाता है जिसमें जो कल्चर को प्रोटेक्ट करने का जो डायरेक्टिव होता है, फंडामेंटल ड्यूटी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आ जाती हैं। तो हो सकता है कि पहली बार रीडिंग में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल छूट गया हो, तो आप दूसरे तीसरे रीडिंग में आते हुए ये सब चीज़ें इंक्लूड कर लेते हो। और एक बार आपका ये 15 दिन का कोर्स हो गया ऐसे प्रिपेयर करने का, इसका आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लेना है। सिनॉप्सिस मतलब एक पन्ने में बस वो कीवर्ड लिखना है आपको, ठीक है, कि आर्टिकल 14, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर चैलेंजेस देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो लॉ कमीशन का कुछ रिकमेंडेशंस आए हुए हैं कि इट इज़ नीदर डिज़ायरेबल नॉर नेसेसरी, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 14 आर्टिकल 25 से 28 के अगेंस्ट हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टिव है, जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल प्लुरलिटी है, इसको मेंटेन करने का जो डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को, इसके अगेंस्ट है। तो इस प्रकार के जो सिनॉप्सिस है, तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको एक बार एक पन्ने में ये हो गया ना, बस उसको फिर रख दो, इसको बार बार देखना है, बार बार देखना है, और एग्जाम के एक दिन पहले, 1 घंटे पहले, 15 मिनट पहले भी यही आप पन्ने देखते रहेंगे। तो ये पर्टिकुलर प्लानिंग होगी एस्से की। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका मैथ्स। अब जितने भी इंजीनियरिंग वाले हो, ठीक है, बीटेक ऑनर्स 10वीं में 100 में 100, 12वीं में 100 में 100 वाले, अब अच्छे से कान खोल के सुन लेंगे मेरी बातों को।
आपसे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको 10th लेवल का मैथ्स भी नहीं बनने वाला है। सालों से देख रहा हूँ मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि भाई जिनके ऑनर्स हैं, बीटेक इंजीनियरिंग में इनके ऑनर्स हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, लेकिन पैनिक सिचुएशन में इनसे एक नाव का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करते नहीं बनता है। तो एक बात मान के चलो, जो इंग्लिश वाले हैं, लैंग्वेज का जो इंग्लिश पोर्शन है वो आपसे नहीं बनने वाला है जब तक आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। और जो मैथ्स वाले हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, आप पे भी कोई माँ महामाया की अलग से कृपा नहीं है कि आपसे बनने लगेगा मैथ्स उस दिन। प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में अगर चूक हुई तो आपके जो नंबर हैं उसको आप कंपनसेट करोगे जीएस में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैथ्स में फ्री फोकट के नंबर हैं, प्रैक्टिस कर लिए, थोड़ा सा कंपोजर बना लिए तो बन जाएगा। तो आपको मैथ्स में बिल्कुल कड़ी मेहनत करनी है। नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, हो सकता है आपके हमेशा 100 से 100 नंबर आते हो मैथ्स में, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सीजीपीएससी मेंस में तो उस दिन ये वाला पोर्शन फंसेगा। तो ये जो लॉटरी पोर्शन है, लैंग्वेज, एस्से और मैथ्स, इस पर स्पेसिफिकली ध्यान देना है। और हो सके तो डेली बेसिस में थोड़ा 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 1-1 मिनट 5-5 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते रहना है। आगे देखते हैं। स्ट्रैटेजिकली जो सुपर इंपॉर्टेंट पेपर है इनके बारे में बात करता हूँ। पेपर 4 सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर 4 को जो एग्जामिनेशन है वो डे 2 में है और ये पेपर 3 के साथ है। पेपर 3 खुद में बाहुबली पेपर है और पेपर 4 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट या मैनेजरियल स्किल का टेस्ट होता है, क्योंकि ये अकेला ऐसा पेपर है जिसमें आपको टेक्स्ट से अचानक कैलकुलेशन में शिफ्ट करना पड़ता है। तो पहले दिन आपने इतना घसीटा मार के लिखा है, ऐसे पेपर में लिखा है, पेपर 3 में लिखा है जो पूरा थ्योरी है, अचानक से बीच में जब ये मैथ्स आता है ना तो हड़बड़ा जाते हैं लोग। इसके कारण पेपर 4 का पार्ट 2 तो छूटता ही है। अप्लाइड इन बिहेवियर साइंस के आंसर्स के क्वालिटी में भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, चुपचाप आपको प्रैक्टिस करनी है पेपर 4 की। और इसको जब भी इसका मॉक टेस्ट में आएगा तो एकदम चौकन्ना हो जाना है और पेपर 4 को इतना अच्छा रटना है कि ये आपके डीएनए में आ जाए। इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन पेपर 3 का रिवीजन का लोड इतना ज़्यादा होगा उस दिन आपका पेपर 4 बचाएगा। और इसमें अगर रिवीजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो जब पेपर 3 आपका हो जाएगा लगभग 9 से 12 के बीच में, तो 12 से 2 के बीच में भी अगर आप उसको बहुत बार रिवाइज करके रखे हो ना तो एक बार पन्ने पलटाओगे तो रिकॉल हो जाएगा। तो पेपर 4 इज़ द की टफेस्ट मैनेजरियल प्रॉब्लम ऑफ सीजीपीएससी इस पेपर 4, क्योंकि इसमें टेक्स्ट से आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन में जंप करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, पेपर 4 का जब भी मॉक टेस्ट आ जाएगा आप चौकन्ने हो जाएंगे और उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके सबकॉन्शियस में ये चले जाए। ऑलमोस्ट अंधा रटा होना चाहिए पेपर 4। सेम गोज फॉर पेपर 6। आर्ट ट्राइब कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ या सोशल एस्पेक्ट्स जो है वो तो ऐसा है कि बचपन से आता है, उसके बिना तो सीजीपीएससी स्टार्ट ही नहीं होता है। तो हमने आर्ट ट्राइब कल्चर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। फिलॉसफी एक बार रटा गया तो सब कुछ समझ में आता है, और एक बार आपने सोशोलॉजी रट ली तो वो भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। ऊपर से उसका सिलेबस भी छोटा है, 50 नंबर का है, तो वो मैनेज हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है, जो पेपर 5 का जो हैवी पोर्शन है, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, बजट, इंडियन जोग्राफी, छत्तीसगढ़ जोग्राफी, उसके करंट अफेयर्स, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये सब का जो लोड होता है ना उसमें ये कंपनसेट करता है। तो पेपर 4 और पेपर 6 इतने बड़े बवंडर में आपका घर है, क्योंकि पेपर 3, 4 एक साथ रिवाइज करना, 5, 6 एक साथ रिवाइज करना, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो अगर पेपर 4 और पेपर 6 आपके सॉलिड हैं तो आपके रिवीजन में मदद मिलेगी ही। और मेरे केस में देख लीजिए, पेपर 4 और पेपर 6 ही मेरे चैंपियनशिप पेपर रहे हैं। पेपर 6 में 135, पेपर 4 में 161, जो कि जीएस में हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे मैंने फोकस की थी और इन्हीं डेडिकेटेड फोकस और स्ट्रैटेजी से एकदम सिंपली मेरे को रिजल्ट मिले हैं, एंड यही मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा। आगे देखते हैं महा अप्रैल, चैम्पियनशिप मंथ। देखिए चैम्पियनशिप मंथ मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, इस महीने आपका क्या क्या हो जाना चाहिए। मैंने आप लोग पहले स्लाइड में बताया था कि कई चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, लेकिन अगर यहाँ अप्रैल की प्लानिंग में थोड़ी भी चूक होती है तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। पहली बात, सिलेबस कंप्लीट करना है। छोटे छोटे पार्ट बचे हों कई सब्जेक्ट्स के, या फिर एक पूरा सब्जेक्ट या सेक्शन बचा हो, अप्रैल में उसको कंप्लीट करके रट लेना है। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। एस्से जितने हैं इंडिया और छत्तीसगढ़ लेवल के, इनके सिनॉप्सिस लेवल तक तैयारी कर लेना है आपको, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। लैंग्वेज आपको रिवाइज कर लेना है, और लैंग्वेज से आप इतने कंफर्टेबल हो जाने चाहिए कि आपके पन्ने पलटाते हो ऊपर ऊपर से विलोम, समानार्थी,
ठीक, पत्र लेखन, छत्तीसगढ़ी वर्ड हिंदी में कैसे लिखना है, छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखना है, इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपने रटे हैं सिलेक्टेड, ये सब चीज़ आपको क्या कर रही है, ये आपको ऊपर ऊपर से देखते साथ ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई ये वाला पन्ना तो आता है, ये वाला पन्ना तो आता है। तो लैंग्वेज ऐसे आपको करना है। मॉक टेस्ट एकदम ईमानदारी से देना है और 3-3 घंटे वाले मॉक टेस्ट देने, प्रेफरेबली फुल लेंथ, ठीक है। और अप्रैल इज़ द एंड गेम, सिलेबस यहाँ पे एंड होगा, एसए की प्रिपरेशन एंड होगी, लैंग्वेज का नया नया चीज़ रटना एंड होगा, मॉक टेस्ट देना अप्रैल में आप बंद करेंगे। मई में इन सब चीज़ों को, इन जो भी 4 चीज़ें लिखे हुए हैं, कंप्लीशन, ऐसे, लैंग्वेज, मॉक टेस्ट, ये अप्रैल में ही रह जाएंगे। अप्रैल में ही इनका अंत होगा, मई में कुछ नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, मई विल लीड यू द वे, ठीक है, मई विल लीड यू द वे, सीधी सी बात है। इस पर्टिकुलर महीने में आपको एक यही चीज़ करनी है, रिवीजन 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 रिवीजन, सिर्फ रिवीजन करना है, चुपचाप बैठना है, एकदम जैसे उल्लू बैठता है ना चुपचाप ताड़ते हुए चीज़ों को, और गर्दन बस इधर उधर करता है, बस वैसे ही करना है, हाथ पैर नहीं चलाना है, पंख नहीं फैलाने, चुपचाप रखना है बुक कॉपी टेबल पे और सिर्फ उसको एकदम ताड़ते रहना है। जैसे एक चकोर पक्षी होता है ना जो चांद को सिर्फ ताड़ते रहता है, वैसे ही आपको सिर्फ उसको चांद समझ के ताड़ते रहना है, पलटाते रहना है पन्ने, बस अपने हाथ पैर को तकलीफ नहीं देना है। हाथ को पैर को कब तकलीफ देना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन ओनली। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म का, जैसे फॉर इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन इंडियन कल्चर, ये ओपन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसको लिख के देखना है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन रूरल छत्तीसगढ़, ये जो है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो हर कोई जवाब दे सकता है, लेकिन अच्छे है जवाब हर कोई नहीं दे सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। अभी तक क्या हुआ था कि मैं करंट अफेयर को कैसे इंक्लूड करना है, सिमेट्री कैसे मेंटेन करनी है, कैसे नीटनेस मेंटेन करनी है, इस पे ज़्यादा बात करता हूँ अपने डेली आंसर राइटिंग में। लेकिन अप्रैल में हम सिर्फ और सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, स्पेशली पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और मई में एक भी वीडियो नहीं डालेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रिवीजन में दें। कुछ पेप टॉक्स होगी, कुछ मेंटल रिलेटेड, मेंटल टफनेस से रिलेटेड जो पोर्शन होगा वो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन मई में मैं आप लोग को स्पेस दूंगा, एक ब्रीदिंग स्पेस दूंगा आपको, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको हर मिनट जीतना है, हर घंटे जीतना है, हर दिन जीतना है, और लास्ट में मान के चलिए जीत आपकी होगी। विन एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे। आपने जितनी भी तकलीफ ली है, जितनी भी आपने कठिनाइयाँ देखी है, विषम परिस्थिति देखी है, रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मिरथी महाकाव्य का ये जो अंश है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से समराइज करता है आपके पर्टिकुलर स्ट्रगल को। दिनकर जी कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये ऑप्टिमिज्म है, आशावादी, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। मुझे पता है आप वर्षों तक एक कोचिंग से कई कोचिंग से, बिलासपुर, रायपुर, अपने गांव से लेके ये जो भी कोचिंग हब से यहाँ पे घूमते रहे हैं, बहुत सारा बाधा आई हैं आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, रूम नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मैनेज हो रहे हैं, स्ट्रेस नहीं मैनेज हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, दोस्तों की नौकरी लग रही है, बस मेरी नहीं लग रही है, धूप घाम पानी पत्थर, बरसात हो रही है कोचिंग जा रहे हैं, लू चल रही है कोचिंग जा रहे हैं, बरसात हो रही है छाता लगा के कोचिंग आ रहे हैं, भीगते हुए आ रहे हैं वापस, पांडव आए कुछ और निखर। और मान के चलिए कि ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे आप गुजरे हैं, एक एक दिन जो आपने दिए हैं सीजीपीएससी को, इनका फल लेने का टाइम आ गया है और आपके स्किल में इंप्रूवमेंट हो गया है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे क्या आगे होता है। सौभाग्य सब दिन नहीं सोता है, सीधी सी बात है, क्योंकि हो सकता है पिछले बार प्रीलिम्स रुक गया हो, मेंस रुक गया हो, इंटरव्यू लग गया हो, या क्लास 3 पोस्ट मिली हो। ये जो वर्ष है ना, इसमें आपके वर्षों तक मन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, इसका जो भाग्य है, इसका जो फल है, वो लेने का समय आ गया है। यही जो साल है जहाँ पे सब कुछ होगा। ये जो अंश है इस पर्टिकुलर महाकाव्य का, इसको बार बार पढ़ता हूँ मैं आजकल, रोज़ एक बार तो ज़रूर सुनता हूँ। मनोज वाजपेयी का भी बहुत अच्छा है, आप ज़रूर यूट्यूब करिएगा, कृष्ण की चेतावनी मनोज वाजपेयी। तो उन्होंने इसका जो पाठ किया है, तो वो आपको जोश से भर देगा, प्रफुल्लित कर बैठेगा। तो ये साल है, आपके जितने भी वर्षों तक आपका जो वनवास रहा है, बाधा विघ्न आपने जो सही है, धूप गांव पानी पत्थर जो भी है, यह आपको निखार के लाएगा इस साल। मेहनत करते रहिए, सेल्फ बिलीव रखिए, वॉट एवर यूर फीलिंग इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, एंड पूरी दुनिया है आपकी मदद करने के लिए। एंड इस साल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सीजीपीएससी में प्रिपरेशन में, एवरीबडी इज़ हियर टू कोऑपरेट विथ यू।
ठीक है, तो आपको यही करना है, कंपोजर बना के रखना है, आप मेहनत करिए। जो भी एक्सपर्ट हेल्प हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, वो आज के डेट में अवेलेबल है आपको डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। आपके जो बाधा विघ्न, धूप घाम पानी पत्थर की जो परीक्षा है, आपने लगभग लगभग उत्तीर्ण कर लिए हैं, पास कर चुके हैं आप। सौभाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है, मेहनत करते रहिए, इस बार जीत आपकी ही होगी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, इजाज़त लेते हैं आपसे। जय हिंद।